राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने साइकोलॉजी में टॉपिक करने वाले हैं समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट, जिसको सामंजस्य बोलते हैं, व्यवस्थापन बोलते हैं। अनुकूल यानी कि समायोजन, सामंजस्य, एडजस्टमेंट ये एक ही है। पहले तो आपको नाम का पता होना चाहिए। अब देखो आपके टॉपिक है समायोजन और कुसमायोजन दोनों। तो इस क्लास में समायोजन और कुसमायोजन को दोनों को अंतर समझेंगे। समायोजन है क्या, कुसमायोजन क्या है। देखो इस क्लास में अपने समायोजन करेंगे कंप्लीट, ठीक है। मैं पहले बता देती हूँ कि इस क्लास में अपने क्या करने वाले हैं ताकि आपको पता चल जाए। देखो सबसे पहले तो समायोजन की परिभाषाएं और विशेषताएं करेंगे। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट समायोजन की जो पद्धतियां यानी कि रक्षात्मक युक्तियां, जिनको विधियां तरीके बोलते हैं। तो ये कितने प्रकार के हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष उपाय, एक अप्रत्यक्ष उपाय। जो प्रत्यक्ष उपाय होता है इसमें जो चेतन मन होता है वो एक्टिव रहता है और अप्रत्यक्ष उपाय में अचेतन मन एक्टिव रहता है। अब आगे भी प्रत्यक्ष उपाय है ना, तो देखो इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है कि प्रत्यक्ष उपाय है ये कौन से है। प्रत्यक्ष उपाय में देखो बाधाओं को नष्ट या दूर करना, यानी कि बाधाओं का या तो सामना करो जितनी भी बाधाएं आ रही है, या फिर उनको दूर करो। अन्य मार्ग को खोलना या कार्यविधि परिवर्तन, अन्य लक्षणों का प्रतिस्थापन, विश्लेषण एवं निर्णय और समर्पण करना, यानी कि समर्पण कर देना उसके बाद में, जैसे अटेंशन। ये सारे इसमें प्रत्यक्ष उपाय में होते हैं। अप्रत्यक्ष उपाय में जो होता है वो ये है सारे, देखो कितने मैंने सारे लिख रखे हैं। आत्मीकरण, तदात्मीकरण, ये क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अप्रत्यक्ष उपाय वाले में इंपॉर्टेंट है काफी। पलायन, कल्पना, प्रवाह, इन सबको करेंगे एक एक करके, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। फिर खुद देख लो कि अप्रत्यक्ष उपाय में मैंने किस तरीके से उदाहरण देकर के एक एक चीज लिखे जहां से क्वेश्चन बनता है। ये देखो सारे मैंने करवाए हैं जितने भी अप्रत्यक्ष जो उपाय है, ये देखो यहाँ तक। और उसके बाद में आक्रामक उपाय दो, यानी कि प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय और एक अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय, इसको भी मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगी। इस क्लास में समायोजन को करेंगे दोस्तों कंप्लीट। देखो मैं कोशिश करूंगी जितना भी ये मैंने नोट्स आप लोगों के लिए शॉर्ट बनाए हैं वो एक क्लास में कंप्लीट करवाऊं, कोशिश ये रहेगी। फिर भी अगर लंबी वीडियो होती है तो एक छोटा सा पार्ट और बना देंगे, बाकी कोशिश इसी में रहेगी। फिर कुसमायोजन की एक अलग से क्लास ली जाएगी। देखो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि समायोजन क्या है। एडजस्टमेंट ही तो है दोस्तों। कैसे अपने एडजस्टमेंट करते हैं किसी चीज का। आप लोगों ने समायोजन किया होगा, एडजस्टमेंट, जिस चीज से आपको समायोजन नहीं कर पा रहे हो तो उसको एडजस्टमेंट किया होगा। कैसे, यानी कि सामंजस्य किया होगा। सबसे पहले तो देखो समायोजन शब्द का अर्थ क्या है कि अच्छी तरह से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया। अब बताओ कि समायोजन, देखो एडजस्टमेंट, आप लोग बताओ, एक होता है समायोजन, एक कुसमायोजन। आप लोग ये बताओ, अगर आप लोग कहीं पर भी बाहर गए हैं, कहीं कोई चीज़ आपका मतलब एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है मान लो, तो सबसे पहले तो एक एग्जांपल से समझो। मान लो कोई बच्चा रीट की तैयारी कर रहा है, किसी भी टीचर की, पुलिस की, किसी भी चीज़ की मान लो तैयारी कर रहा है, और वही बच्चा क्या है कहीं रूम में बाहर रहता है, और मान लो वहाँ का पानी उस बच्चे को नहीं जच रहा है, पानी अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि कोई खाना कुछ भी शूट नहीं कर रहा मान लो, तो वो बंदा मान लो एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। और अगर मान लो वो ही बच्चा किसी अपने फ्रेंड्स को बताता है कि यार मेरे तो यहाँ का खाना बिल्कुल भी शूट नहीं कर रहा, ये वो पानी नहीं जच रहा, क्या करूँ, ठीक है ना। अगर उसके दोस्त समझाते हैं कि दोस्त 4 महीने बाद में, 4 महीनों की तो बात है, 4 महीने बाद में रीट का एग्जाम है, 4 महीने तक क्या एडजस्टमेंट कर ले। अगर वो बंदा उस चीज को भूल करके एडजस्टमेंट कर लेता है तो वो ही तो समायोजन है, यानी कि उस चीज को त्याग देता है जो चीज उसको मान लो सेट नहीं बैठ रही, खाना कुछ भी। अगर वो ही बंदा यानी उस चीज को एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, तो जो चीज उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है तो वो बंदा तनाव में आ जाता है, चिंता, द्वंद, कुंठा, इन सब का शिकार हो जाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, मान लो आप बाहर पढ़ते हो और वहां का आपको शोर शराबा आवाज आ रहा है, अगर आपके माइंड में बार बार रहता है यार मेरे तो ये सेट नहीं बैठ रहा, बार बार आवाज आ रही है, अगर उसी चीज में आप रहते हो तो कभी भी समायोजन नहीं कर पाते हो, तो आप लोग तनाव की स्थिति में नहीं आ जाते हो क्या, चिंता नहीं हो जाती है क्या। अगर आप लोग उसको समायोजन कर लेते हो, यार ये तो ऐसे ही आती है, इसको तो मतलब उसको नजरअंदाज कर दो, अगर पढ़ने लग जाओगे तो आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ये होता है समायोजन और कुसमायोजन। कुसमायोजन होने पर व्यक्ति क्या है, तनाव, चिंता, द्वंद और कुंठा, इनका शिकार हो जाता है। अब थोड़ी सी परिभाषा देख लेना इनकी। व्यक्ति की आवश्यकता और उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच तालमेल स्थापित करना ही तो समायोजन है। अगर तालमेल स्थापित नहीं कर पाता है तो वो कुसमायोजन है, तनाव के रूप में आ जाता है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो समायोजित व्यक्ति के पहले लक्षण देखो, यानी कि जो समायोजित व्यक्ति है
वो पूर्णतः संतुलित रहता है, मतलब बिल्कुल ऐसे पूरा संतुलित रहता है और समस्या समाधान भी वो अच्छे से कर लेता है। और समायोजित व्यक्ति होता है वो संवेगात्मक रूप से स्थिर भी रहता है और साहसी भी होते हैं। समायोजित व्यक्ति होते हैं जो, और इनके लक्षण क्या है, यानी कि स्वयं के गुणों व कमियों की समझ भी इनमें होती है कि हमारे जो गुण कैसे है, कमी क्या है, सबकी इनको समझ होती है। संदैव संतुष्ट व सुखी होते हैं और जैसी परिस्थिति होती है ना, जैसी भी परिस्थिति होगी वैसी उस परिस्थिति के अनुकूल ही वो आचरण करने लग जाते हैं। और समायोजन और कुसमायोजन समझ में आ गया। समायोजन, या तो कोई चीज आपको सेट नहीं हो रही, या तो उसमें सामंजस्य बैठा लो दोस्तों, और अगर सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है तो वो कुसमायोजन होता है, तनाव में आ सकता है वो बंदा, कुंठा और द्वंद्व इन सब का शिकार हो जाता है। अब देखते हैं परिभाषाएं। सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, समायोजन और कुसमायोजन, इस समायोजन को ही एडजस्टमेंट यानी कि सामंजस्य कहते हैं। तो एडजस्टमेंट, समायोजन तो पता ही, एडजस्टमेंट करना, सामंजस्य इसको कहते हैं व्यवस्थापन अनुकूल। ठीक है, अब थोड़ी सी परिभाषा देखो कि स्किनर के अनुसार देखो समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है और कुप्पुस्वामी के अनुसार समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है क्योंकि इससे स्वेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर हो जाते हैं। कुप्पुस्वामी के अनुसार, एडलर के अनुसार समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है। थोड़ा जल्दी करना होगा ताकि ये टॉपिक किसी में ज्यादा वीडियो लंबी ना बने और हो जाए कंप्लीट। कोलमैन के अनुसार समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने और समस्याओं के हल के लिए प्राणी द्वारा किए गए प्रयत्नों का परिणाम है दोस्तों, कोलमैन के अनुसार। स्किनर की इंपॉर्टेंट है। गेट्स व अन्य के अनुसार समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपना जो वातावरण है इनके मध्य संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार से परिवर्तन करता है। ये विशेषता है समायोजन की, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और प्रक्रिया व उपलब्धि है और मानसिक स्वास्थ्य के साथ इनका घनिष्ठ संबंध होता है और ये द्विदिशात्मक होती है, यानी कि एक तरफ ही नहीं होती है, दोनों तरफ ही होती है दोस्तों। जैसे कि वातावरण है वो खुद आपको डालने की प्रयास करते हैं और आप वातावरण की तरफ डालने की कोशिश करते हैं, तो दोनों तरफ होती है, द्विदिशात्मक होती है। तो ये आपको पहले पेज पे समझ आ गया होगा, परिभाषाएं पढ़ ली कि समायोजन को सामंजस्य कहते हैं, सामंजस्य बैठाना, समायोजन करना, एडजस्टमेंट करना समायोजन है। और कुसमायोजन अगर नहीं कर पाते हो समायोजन तो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, चिंता में आ सकते हो। और ये समायोजन की विशेषता मैंने बता दी। नेक्स्ट पेज पे काफी इंपॉर्टेंट है कि समायोजन की पद्धतियां, पहले तो ध्यान रखना है कि इसको रक्षात्मक युक्तियां बोलते हैं, पद्धतियां या फिर विधियां, तरीके, ये दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। कौन से? प्रत्यक्ष उपाय और अप्रत्यक्ष उपाय, यानी कि प्रत्यक्ष उपाय डायरेक्ट जो मेथड है और अप्रत्यक्ष उपाय इनडायरेक्ट जो मेथड है, ठीक है ना। अब इनको देखते हैं आगे, इनके ये कितने प्रकार के हैं, कि जो प्रत्यक्ष उपाय है वो क्या क्या है ये देखो, और अप्रत्यक्ष उपाय इतने सारे हैं जो मैंने आगे इनको विस्तार से करवा रखा है, एक एक एग्जाम्पल दे करके। जो इंपॉर्टेंट है मैं इंपॉर्टेंट भी बताऊंगी कौन सा है, उनको ज्यादा कौन सा देखना है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं प्रत्यक्ष उपाय, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपको देखना है कि प्रत्यक्ष उपाय में जो चेतन मन होता है वो अपना एक्टिव रहता है। देखो तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष उपाय वे है जिसमें व्यक्ति चेतनावस्था में अपने तनाव को कम करने के लिए कुछ प्रयत्न करता है दोस्तों, तथा मानसिक तनाव को दूर करता है। अब ये प्रत्यक्ष उपाय है जिसमें सबसे पहला है कि बाधाओं को नष्ट या दूर करना, या तो बाधाओं का सामना करना या फिर उसको दूर करना। अब देखो इसमें क्या है, आप ऐसे एक उदाहरण लो, कैसे इसको कैसे समझोगे कि बाधाओं को या तो सामना करो या फिर नष्ट कर दो, यानी कि उससे दूर कर दो। कि मान लो एक लड़का है वो कहीं जंगल में जाता है और उसके सामने क्या आ जाता है, शेर आ जाता है। अब देखो उसके पास दो तरीके होते हैं, या तो उस शेर को मार दिया जाए और या फिर खुद को उसके सामने कह दे भी कुछ भी हो, चाहे मारे कुछ भी करे, यानी कि खुद को उस शेर के सामने समर्पण करना, या फिर बचाव यानी बचाव करके उस पर हमला करे या कुछ भी करे, यानी कि खुद को सुरक्षित कर सके। तो दो तरीके हैं, या तो खुद को समर्पित कर देना उस शेर के सामने, और या फिर वो बच निकले, यानी कि उसको नष्ट कर दे, यानी कि दूर कर दे उस बाधा जो उसके सामने आई है। सेकंड है अन्य मार्ग खोजना या कार्यविधि परिवर्तन। इनको आराम से समझना है, एक एक उदाहरण देकर समझाऊंगी मैं। अब देखो अन्य मार्ग को, यानी कोई दूसरा मार्ग खोजना या कार्यविधि में परिवर्तन करना। कैसे चेंजिंग करना, कि एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है और वो अपनी गाड़ी लेकर के कहाँ जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, ठीक है ना। और उस बंदे के पास क्या है, लाइसेंस है नहीं, और सामने क्या है, पुलिस वाला है, ठीक है ना। अब वो ही लड़का गाड़ी लेकर जा रहा है, लाइसेंस है नहीं, पुलिस वाले को देख करके क्या करेगा, अन्य मार्ग खोजेगा, दूसरा मार्ग खोजेगा, यानी कि ऐसा गली लेगा, यानी कि शॉर्टकट इस प्रकार रास्ता लेगा
जहां से वो पुलिस से बचने की कोशिश करेगा। तो अन्य मार्ग खोजना है कार्यविधि में परिवर्तन, यहाँ कार्यविधि में परिवर्तन हो गया, अन्य मार्ग खोज लिया दूसरा उसने। फिर देखो अन्य लक्षणों का प्रतिस्थापन करना, यानी कि एक व्यक्ति है और वह किसी लक्ष्य को मान लो पूरा नहीं कर पाता है और उस लक्ष्य को पूरा करने वो असमर्थ है, तो वह उसी लक्ष्य से मिलता जुलता कोई दूसरा लक्ष्य अपनाता है जो उसको वो आसानी से उस लक्ष्य को पूरा कर सके। जैसे कि किसी बंदे की क्या थी, एमए की हुई थी और वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था, ठीक है। अब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था और उसके बस का नहीं था, वो नहीं क्लियर कर पा रहा था, तो उसके मन में क्या आया कि मैं छोटी नौकरी ही ले लूं, यानी कि वो रीट की तरफ, यानी कि छोटी मतलब फर्स्ट ग्रेड का कर रहा था, तो वो अपने लक्ष्यों का क्या कर लेता है, प्रतिस्थापन कर लेता है, फर्स्ट ग्रेड से रीट की तरफ आ जाता है। नेक्स्ट देखो विश्लेषण एवं निर्णय। विश्लेषण यानी कि एनालिसिस और निर्णय यानी कि डिसीजन लेना। अब आप ऐसे लो कि एक तरफ क्या है, रीट है, रीट की वैकेंसी आई हुई है, एक तरफ फर्स्ट ग्रेड की आई हुई है, एक तरफ सेकंड ग्रेड की आई हुई है, एक तरफ कोई भी पुलिस की किसी भी पटवारी की कोई भी आई हुई है, यानी कि ये सारी वैकेंसियां आई हुई है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको विश्लेषण करना होगा, यानी कि सभी का सिलेबस देख करके कि कैसा सिलेबस है उनका विश्लेषण करना होगा कि जैसे आपको सही लगे कि मैं रीट की करूं या फर्स्ट ग्रेड की करूं या सेकंड की, सिलेबस को देखना होगा, विश्लेषण करना होगा, चुनना होगा, फिर आपको डिसीजन लेना होगा, निर्णय लेना होगा। यानी कि अगर व्यक्ति के सामने कोई ज्यादा इच्छा या ज्यादा लक्ष्य होता है तो वो मानसिक तनाव में आ जाता है और वो निर्णय भी नहीं कर पाता है दोस्तों कि किस लक्ष्य को मैं छोड़ूं और किस लक्ष्य को प्राप्त करूं। तो इस प्रकार सबसे पहले विश्लेषण करना चाहिए अपने सिलेबस को देख करके, फिर डिसीजन लेना चाहिए। फिर समर्पण करना। अब समर्पण करना क्या है, मान लो कोई व्यक्ति जॉब की तैयारी कर रहा है, 10 साल से कर रहा है, 8 साल से कर रहा है, कई सालों से कर रहा है और वहीं पर ही उसके फैमिली में कोई ताना मारता है किसी को कि आज तू इतने सालों से तैयारी कर रहा है, क्या कौन सा जॉब लग जाएगा ये वो। तो उस जो तैयारी कर रहा है उसको या तो उन घर वालों को कह देना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए कि अब मैं तैयारी नहीं करूंगा, यानी कि घर के कामों में, या इस प्रकार पूरा समर्पण कर ले, ठीक है मैं नहीं करूंगा, ठीक है, इस प्रकार समर्पण कर देना। और फिर एक और ले लेना, यानी कि लास्ट में लिख लेना अवधान, यानी कि अटेंशन। अब अवधान क्या है, अटेंशन क्या है, यानी कि किसी की तरफ अपना ध्यान दूसरे का, यानी कि दूसरे का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, या फिर कोई भी लड़की है किसी दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित किस प्रकार कर रही है, यानी किसी लड़की के अगर लंबे केस है तो वो किसी लड़के को लंबे केसों की तरह अपने तरफ आकर्षित करना। या फिर आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, अगर माता पिता कोई उनकी बात नहीं सुन रहे तो बार बार उस माता पिता को मतलब इस प्रकार बोलेंगे कोई बात कि ताकि वो माता पिता मेरी तरफ आकर्षित होए, बार बार उस चीज के लिए बार बार जाएंगे, इस प्रकार। यानी कि अवधान अटेंशन जो होता है, यानी जो बच्चे होते हैं वो बड़ों की तरफ अपना ध्यान जो अवधान है वो आकर्षित करते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई कि बाधाओं को नष्ट या दूर करना, या तो बाधाओं का सामना करो, कोई शेर आ गया तो उसको मार दो, यानी कि सामना करा, या मतलब उसका सामना करो कैसे भी, या फिर उसको उसकी तरफ खुद को ही समर्पित कर देना। अन्य मार्ग खोजना, ये बता दिया मैंने, जैसे कि कोई मान लो जा रहा है गाड़ी से, लाइसेंस नहीं है और पुलिस को देख करके शॉर्टकट लेना, यानी कि दूसरा मार्ग खोज लेना। और अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, विश्लेषण एवं निर्णय, समर्पण करना और अवधान, ये है प्रत्यक्ष उपाय के, ठीक है ना। अब करते हैं अप्रत्यक्ष उपाय। इसमें अचेतन मन होता है वो एक्टिव रहता है, ये सारे अप्रत्यक्ष के हैं, एक एक करके आगे पढ़ेंगे। एक बार तो यहाँ सीधा ही देख लो आप कौन से अप्लायन, आत्मीकरण, तादात्मीकरण बोलते हैं इसको, ये सारे देख लो मोटा मोटा। समन करने की पत्ती, दमन करने की पत्ती, प्रक्षेपण करने की विधि जिसमें दमन करने की पत्ती इंपॉर्टेंट है, और प्रतिस्थापन या विस्थापन विधि भी इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तर्क संगतीकरण, ये सारे इनको पढ़ेंगे और समझ में भी आएगा आपको, अगर पहले कहीं से समझ में नहीं आया तो समझ में भी आ जाएगा। ये लो अप्रत्यक्ष उपाय। अप्रत्यक्ष उपाय क्या होते हैं, तनाव को कम करने के ये सारे अप्रत्यक्ष उपाय है, ये पढ़ेंगे अपने। अप्रत्यक्ष उपाय में क्या होता है, अचेतन मन के द्वारा तर्क देकर के समायोजन करना। सबसे पहला इसमें देखते हैं तादात्मीकरण, यानी कि आत्मीकरण, ठीक है। अब देखो आप लोगों ने पहले किशोरावस्था पढ़ा था, उसमें मैंने कुछ बताया था आप लोगों को कि किशोरावस्था में जो बालक होता है ना, वो कोई हीरो हो गया, कोई यानी कि उनके जैसे गुरु, या कोई जो कि मान लो कोई आदर्श पुरुष है या महान पुरुष है, उनका अनुकरण करता है, अनुगमन करता है, यानी कि
अगर कोई प्रसिद्ध अभिनेता है तो वो उसकी तरह बोलने की कोशिश करता है। मैंने किशोरावस्था में बताई थी, अगर कोई हीरो के अगर हीरो को अगर वो मानता है सब कुछ, तो जैसे उसके हेयर है उसकी तरह बाल बनाने की बच्चा कोशिश करेगा, उसकी तरह रहने की। तो ये वाला जो आत्मीकरण है, जो तदात्मीकरण है, ये किशोरावस्था में इस युक्ति का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। यही होता है आत्मीकरण या तदात्मीकरण, यानी कि गृहस्थ तनाव और भग्नाशा इसको दूर करने के लिए मानव अपने किसी महापुरुष का आत्मीकरण या अभिनेता का अनुकरण करता है। कोई भी मान लो प्रसिद्ध अभिनेता है, उसको अच्छा लगता है, वो उसको आदर्श मानता है, तो उनकी तरह बोलने की कोशिश करेगा और उनकी तरह ही, उनके जैसे बाल है उनकी तरह हाथ फेरना, उनकी तरह संभालेगा, इस प्रकार करता है। तो ये सारा होता है तदात्मीकरण, ठीक है ना, इसको आत्मीकरण भी बोलते हैं। फिर सेकंड है पलायन, यानी पलायन कर जाना। कैसे? देखो, प्राणी तनाव या असमायोजन की स्थिति में स्वयं को अधिकांशतः अलग या दूर रखने का प्रयास करता है। यानी कि ये वाली जो विधि है ना पलायन, इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति है, कोई मान जैसे भी कंडीशन है, उस कंडीशन में अगर वो दुखी है तो दुखी होने पर उस स्थिति को, उस कंडीशन को छोड़ करके वहां से दूसरी जगह चला जाता है, वो ही होता है पलायन। ये देखो, अगर क्या है, सासू बहू का मान लो झगड़ा हो गया, सास बहू का, तो सास बहू के झगड़ा होने पर बहू का उस जगह से, उस स्थिति से दूसरे कमरे में चले जाना, ये पलायन है, वहां से खिसक जाना, यानी कि पलायन। और वही मान लो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और दोनों के विचार मान लो मेल नहीं खा रहा है, तो वो एक व्यक्ति उस स्थान को छोड़कर वहां से चला जाता है, ठीक है ना, ये पलायन हो गया। फिर है कल्पना प्रवाह, यानी कि दिवा स्वप्न देखने की विधि। कल्पना प्रवाह, यानी कि कल्पना में खोए रहना, अलग अलग इस प्रकार की दिमाग में आने बातें, जैसे कि हवाई महल बनाया जाता है, जैसे हवाई महल बनाना ही इसका नाम मान लो, हवाई महल बनाना, इसको बोलते हैं कल्पना प्रवाह या दिवा स्वप्न देखने की विधि। यानी कि व्यक्ति है वो कल्पना जगत में विचरण करता है। मान लो कोई व्यक्ति है और उसकी बहुत सारी इच्छा है, अगर उस व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही है तो वो उसी जिस चीज की उसको जरूरत है तो उसी तरह की वो कल्पना करेगा और कल्पना के माध्यम से खुद को थोड़ी सी मिनट के लिए, यानी कि क्षणिक संतुष्टि, थोड़े टाइम के लिए खुद को संतुष्ट कर लेता है। वो थोड़े टाइम के लिए जैसे सुख प्राप्त करता है ना, वो ही क्या है, दिवस विपन कहलाता है। सुख प्राप्त करना थोड़े टाइम के लिए, क्षणिक समय के लिए, ठीक है। फिर है शोधन, यानी कि मार्गांतीकरण, यानी कि उदात्तीकरण विधि। जिससे आप इसका एक उदाहरण लो, कल्पना प्रवाह के, चाहिए यहाँ पर उदाहरण लिख लेना। कल्पना प्रवाह या दिवस स्वप्न देखने की विधि। मान लो एक कोई भी लड़का है, उसकी शादी नहीं हो रही, ठीक है ना, काफी उम्र हो गई, तो वो ना सपने में इस प्रकार कल्पना कर रहा है, सोच रहा है कि मैं घोड़ी पर दूल्हा बन के बैठ गया और बैंड बाजे, मतलब पूरी धुन के साथ सारे नाच रहे, बैंड बाजों के साथ आ रहे, इस प्रकार वो कल्पना करते रहना, ये होता है। फिर है शोधन या मार्गांतीकरण। इसमें देखो, जब व्यक्ति समाज द्वारा अमान्य प्रवृत्तियों को माननीय प्रवृत्तियों में परिवर्तित करते हुए समायोजन स्थापित करता है। जो अमाननीय प्रवृत्तियां होती है उनको माननीय प्रवृत्तियों में चेंज करके समायोजन स्थापित करना, वो होता है शोधन या मार्गांतीकरण। यानी कि कोई व्यक्ति है, कोई घटना विशेष की वजह से, कोई घटना विशेष है उसकी वजह से वह असामाजिक या कोई गलत काम, यानी कि जो असामाजिक है, उन जो गलत काम है उसमें सामाजिक या फिर सही बन जाना, ये वाली युक्ति ही शोधन यानी कि मार्गांतीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण देती हूँ मैं एक, कि कोई क्रोधी व्यक्ति है, मान लो बहुत सारा क्रोध आता है और उस क्रोधी बालक को सेना में भर्ती करवाना, यानी कि मुक्केबाजी खेलना में भेजना, क्योंकि उसकी जो गलत काम था, जो असामाजिक कार्य था, उसको कोई सामाजिक या सही बन जाता। जैसे कि उसको सैनिक में भेज रहे हैं या कि सेना में भर्ती करवा रहे हैं या फिर मुक्केबाजी खेल में भेज रहे हैं, तो गलत तो था, वो असामाजिक था, पर अच्छे काम के लिए भेज रहे हैं उसको, यानी कि मुक्केबाजी खेल में भेजा जा रहा है। तो यानी कि जो असामाजिक या गलत काम है कार्य, उसको सामाजिक या सही बन जाता है, तो वो शोधन होता है। यानी कि उसका मार्ग है वो मार्गांतीकरण शोधन हो गया, यानी कि गलत कामों से अच्छे कामों की ओर ले जाना। तरीका तो उसका गलत था, पर उसको सुधारा किस तरीके से जा सकता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जो वाल्मीकि जी है, वाल्मीकि जी क्या करते थे, चोरी डकैती ये गलत काम करते थे, और उनकी पत्नी है, उन्होंने उनको समझाया, पत्नी के कहने पर वाल्मीकि जी जीवन की सत्यता था, उनका ज्ञान हो गया था कैसे सत्य होता है, और गलत काम को छोड़ करके ईश्वर की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया था। यानी कि गलत कामों से अच्छों की ओर चला गया था, वो होता है शोधन, मार्गांतीकरण, मार्ग को ही इस प्रकार चेंज कर लिया, उदात्तीकरण होता है। ये
थोड़ा सा उदाहरण की तरह समझ लेना। ये क्वेश्चन और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया तो आप लगा देना उदात्तीकरण विधि क्या है, मार्गान्तीकरण क्या है, शोधन क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भी गलत काम था, गलत कार्य था, असामाजिक था, उसको सामाजिक में लगा करके, जैसे कि एक क्रोधी बालक है, बहुत क्रोध आता था तो वो असामाजिक गलत काम कर रहा था और उसको अच्छे काम सामाजिक में बदल देना, यानी कि उसको सेना में भर्ती करवाया जा रहा है या मुक्केबाजी खेल में भेजा जा रहा है। इस प्रकार यानी कि जब व्यक्ति समाज द्वारा अमान्य प्रवृत्तियां हैं, जैसे कि गलत था, गुस्सा आता था, तो अमान्य प्रवृत्तियों को माननीय प्रवृत्तियों में परिवर्तित करना। यहाँ पर क्या था, अमान्य प्रवृत्तियों में, जैसे कि वाल्मीकि जी चोरी डकैती करते थे, अमान्य प्रवृत्ति, उनको माननीय प्रवृत्तियों में कैसे बदला, उनकी पत्नी ने उनको सत्यता का ज्ञान करवाया था और फिर वो उन गलत कामों को छोड़ करके ईश्वर की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं खुद ही लगा देती हूँ, ये मैंने उदाहरण भी लिख दिया। अब देखो प्रतिस्थापन या विस्थापन विधि में जब व्यक्ति उस स्थान पर भावनाओं की अभिव्यक्ति करने में असमर्थ होता है तो वह किसी अन्य स्थान पर भावना अभिव्यक्त करते हुए समायोजन स्थापित करता है। कैसे, यानी कि प्रतिस्थापन या विस्थापन विधि। प्रतिस्थापन करना कैसे, कोई व्यक्ति उच्च स्थान, या मान लो कोई व्यक्ति ऑफिस में बैठा है, जब व्यक्ति उच्च स्थान पर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में असमर्थ होता है, मान लो कोई ऑफिस में किसी व्यक्ति को गुस्सा आया, बॉस से मान लो उस व्यक्ति ने डांट सुनी, यानी कि ऑफिस में बॉस से डांट पड़ने पर घर जाकर पत्नी और बच्चों पर गुस्सा निकालना, तो भावनाओं की अभिव्यक्ति को उस टाइम पे तो उचित समय पे तो वो उसका मतलब अभिव्यक्त करने में असमर्थ था भावनाओं को, फिर वो क्या करता है, किसी अन्य स्थान पर भावना अभिव्यक्त करता है, समायोजन स्थापित करता है, यानी घर पे जाएगा और पत्नी पर या बच्चों पर गुस्सा निकालेगा। इस प्रकार होता है प्रतिस्थापन करना या विस्थापन विधि बोलते हैं इसको। या ऐसे लो, टीचर ने किसी बच्चे को डांट लगाई, फटकारा, ठीक है ना, तो उस बच्चे को टीचर की डांट पड़ने पर वो उस समय तो कुछ नहीं कर पाया और बाद में क्या करता है, किसी और बच्चे के साथ लड़ाई कर लेता है या फिर किसी बगीचे में जाकर पेड़ पौधों को तोड़ फोड़ कर देता है, नुकसान कर देता है, वहां पर वो गुस्सा निकाल लेता है इस प्रकार। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्रक्षेपण करने की पद्धति इंपॉर्टेंट। प्रक्षेपण का अर्थ क्या है कि अपनी कमियों व दोषों को दूसरों पर डालना, जैसे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच तो जानते हैं, आंगन कोई टेढ़ा बता रहे भाई, आंगन ही टेढ़ा है क्या जानू, ठीक है ना। जैसे किसी लड़की को अगर मेहंदी लगानी आती ही नहीं यार, वो लगाई जा रही है और कह देगी भी तेरा हाथ ही ऐसा है, कैसे लगाऊं, हाथ ही अजीब सा है ना। जैसे एक उदाहरण और ले लो प्रक्षेपण करने की पद्धति में, मान लो कोई बच्चा है, अगर मान लो वो बच्चा परीक्षा में असफल हो जाता है किसी, ठीक है ना, परीक्षा में असफल होने पर वो किसी टीचर पर उसको थोप देना, यानी कि अगर मुझे इंग्लिश वाले सर या इंग्लिश वाली मैडम मेरे को अच्छा पढ़ाते तो आज मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता इस प्रकार का, यानी कि टीचर पे थोप देना। तो ये होता है प्रक्षेपण करने की पद्धति, यानी कि खुद की कमियों को या जो दोष है उसमें दूसरों पर डालना, ये प्रक्षेपण करने की पद्धति इंपॉर्टेंट है। फिर दमन करने की पद्धति, इसको भी लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब दमन कैसे किया जाता है, देखो जब व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, मान लो व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं है वो पूरी नहीं हो पाती, तो उनका दमन करके समायोजन करने का प्रयास, यानी कि कैसे दमन करो, कोई इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, यानी कि व्यक्ति की इच्छा पूर्ण नहीं होने पर उस इच्छा को बलपूर्वक भुला देना दमन कहलाता है। अब कैसे दमन, देखो एक बुढ़े व्यक्ति होते हैं ना, वो कहीं मान लो पहले तो देखो जैसे दादा दादी होते हैं और वैसे वो इतने समझदार होते हैं कि कहीं शादी वगैरह में कोई उसके मान लो बच्चे नहीं लेके जा रहे हैं, उनका मन करता है मतलब बूढ़े बुजुर्गों का, पर वो मतलब दमन कर देते हैं, हाँ भैया आप चले जाओ मैं तो घर को संभालूंगा, या फिर पोते पोती है उनके पास कौन बैठेगा, इस प्रकार दमन कर देते हैं। या फिर आप ऐसे लो कि कोई व्यक्ति है उसकी इच्छा है मान लो हवाई जहाज में यात्रा करने की, और हवाई जहाज में यात्रा करने वाले उसके पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं होने के कारण भी अपनी इच्छा का दमन कर लेते हैं। दोस्तों देखो जो अप्रत्यक्ष उपाय है इसमें अपनों ने पढ़ा आत्मीकरण, जो तदात्मीकरण है इंपॉर्टेंट, पलायन भी इंपॉर्टेंट है, कल्पना प्रवाह जिसको दिवा स्वप्न देखने की विधि बोलते हैं, शोधन या मार्गान्तीकरण उदात्तीकरण विधि ये इंपॉर्टेंट है, फिर प्रतिस्थापन या विस्थापन विधि ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चारों एक पेज पे है, ये इतना नहीं है, बाकी ऊपर वाले जो नीचे वाले ये सारे इंपॉर्टेंट है। दमन करने की पद्धति, प्रक्षेपण करने की विधि, इस पेज पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं शमन करने की पद्धति। देखो जब कोई व्यक्ति किसी घटना को दिमाग से यह सोचकर निकाल देता है कि जो होना था भाई वो हो गया, अब विचार करना व्यर्थ है, इस प्रकार यानी किसी इच्छा का शांतिपूर्वक आराम से दमन करना, यानी कि कहते हैं ना भाई जैसे विधाता ने जैसे लिखा है तो ये तो होना था भाई हो गया, अब विचार करने पर क्या फायदा, आराम से शांतिपूर्ण किसी चीज का दमन करना ही शमन कहता है।
शमन कहलाता है। जैसे उदाहरण लो, किसी बालक के गलती करने पर अध्यापक द्वारा डांटने पर बालक द्वारा गलती को स्वीकार करने पर अपने व्यवहार में सुधार करना। यहाँ बालक ने गलती की और अध्यापक ने डांट लगाई और बालक ने गलती की तो उसको स्वीकार भी कर लिया था और अपने व्यवहार में आराम से सुधार भी कर लिया था। किसी हिंसा का शांतिपूर्वक दमन करना शमन कहलाता है। और एक उदाहरण ऐसे लो, शमन करने की पत्ति में मान लो कोई व्यक्ति है और वो कोई मान लो कहीं जा रहा है और दुर्घटना में कोई उसका जो मोटरसाइकिल है वो मान लो टूट जाता है और वो क्या है, नई गाड़ी लेना चाहता था और उस बंदे के पास पैसे नहीं होने की वजह से वो गाड़ी नहीं ले पाया। तो वो अपने मन को किस प्रकार समझाता है कि जो होना था वो हो गया, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी थी कि गाड़ी है ही नहीं थी मेरी किस्मत में। वो इस प्रकार अपने मन को शांतिपूर्वक दमन करके वो शमन कर लेता है, यानी कि शमन करने की पत्ति कहलाती है ये। फिर है प्रतिगमन स्थापित करना। जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है उससे बचने के लिए अपने पूर्व स्थिति की ओर लौट आना ही प्रतिगमन है। कैसे? जैसे मान लो व्यक्ति की वर्तमान स्थिति है, अगर वो उसको तनाव दे रही है तो उससे बचने के लिए पहले वो किस कंडीशन में होता था, बचपन में चले जाना या फिर पहले की स्थिति में लौट आना ही वो प्रतिगमन कहलाता है। अब आप देखो, प्रतिगमन का शाब्दिक अर्थ है कि भूतकाल में लौट जाना, पहले जैसा था ना वो सोचने लगेगा। जैसे अब उदाहरण दिया मैंने, किसी लड़की का ससुराल में झगड़ा होने पर मायके में आकर माँ की गोद में शिशु की तरह लेट जाना। देखो यहाँ पर प्रतिगमन स्थापित हो रहा है, यानी कि वर्तमान स्थिति तनाव देती है। जैसे कि यहाँ इस लड़की को ससुराल में झगड़ा हो रहा है, यानी कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो यहाँ तनाव देती है मान लो उसकी जो वर्तमान स्थिति है। तो अपनी पूर्व स्थिति के उलट जाना, पहले जब मायके में वो जाती है तो वो जिससे अपनी माँ की गोद में जब छोटी थी शिशु की तरह लेट जाना, यानी कि उसको अपना बचपन याद आ जाता है कि अगर मैं अपनी माँ की गोद में होती तो मेरे को ये आज ये दिन देखने पड़ते, यानी कि वो पूर्व स्थिति की ओर लौट आना ही प्रतिगमन कहलाता है। एक उदाहरण और दे देती हूँ प्रतिगमन स्थापित करने का, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति है या वयस्क है, जो भी आप किसी व्यक्ति को लो और उसके सामने बहुत सारी तकलीफ है, दुख घटना है, मान लो उस दुख घटना या फिर तकलीफें हैं, उसकी वजह से उसमें बहुत सारी तनावपूर्ण स्थितियां आ गई, तो वो जो बूढ़ा आदमी है ना वो बच्चे की तरह फुट फुट कर रोएगा। वर्तमान स्थिति क्या है उसकी, यानी कि तनावपूर्ण है और बूढ़ा है और बच्चे की तरह रोना, यानी कि वो क्या है, भूतकाल में लौट गया, यानी कि बचपन उसको याद आ गया, इस प्रकार। ठीक है ना, कैसे रोता था, इस प्रकार। ये होता है प्रतिगमन स्थापित करना। नेक्स्ट, तर्क संगीतीकरण या तार्किकरण या युक्तिकरण बोलते हैं इसको, या औचित्य स्थापन की विधि। तर्क संगीतीकरण ध्यान रखना। देखो, जो तर्क संगीतीकरण है, इस विधि में प्राणी अपनी सफलता के वास्तविक कारणों को छिपाता है, यानी कि अगर उस बंदे को सफलता नहीं मिल पा रही है तो जो वास्तविक कारण उसको छिपाएगा। किस प्रकार देखना ये, और तथा इसी वस्तु या पद में दोष लगाने का प्रयास करता है। कैसे? देखो, तर्क संगतीकरण है क्या, तर्क संगतीकरण या तार्किकरण, युक्तिकरण, यानी कि अपनी जो सफलता है उसको वास्तविक कारणों को छुपाता है, अपनी सफलता के वास्तविक कारणों को छुपाएगा और जो भी उसकी जो पद है उसको दोष लगाने का प्रयास करता है। जैसे आप उदाहरण लो, इसी को औचित्य स्थापना कहते हैं, तर्क संगतीकरण। जैसे को लोमड़ी का अंगूर खट्टे बताना या नींबू को मीठा बताना। एक उदाहरण और लो, इससे समझ नहीं आया। देखो, अपनी सफलता के वास्तविक कारणों को कैसे छुपाता है और अपने जो पद है उसमें दोष कैसे लगाता है, इसका उदाहरण और देती हूँ मैं, कि कोई लड़का है और वो किसी से लव करता था, ठीक है ना, यानी कि उसकी पसंद की जो लड़की थी, अगर वो लड़का उस अपनी पसंद की लड़की से मान लो शादी नहीं कर पाया, शादी के लिए उस लड़की ने कहीं कैसे मना कर दिया, तो उस लड़के ने उस लड़की में ही कमी बता देना, यानी कि वो सफलता उसको नहीं मिल पाई तो अपने वास्तविक कारणों को छिपाता है और जो भी वस्तु है या जो भी उसका पद होता है उसमें दोष लगाने का प्रयास करता है। जैसे पद पे ले लो आप कि कोई लड़की या कोई लड़का है आरएएस की मान लो तैयारी कर रहा था और आरएएस न बनने पर वो वर्तमान पद जैसे शिक्षक है तो शिक्षक को ही सही बताना कि हाँ यही सही है, फिर वो आरएएस में बता देगी कि आरएएस पद में तो बहुत सारी परेशानियां आती है, ऐसे वो असली जिंदगी असली सुकून तो शिक्षक में ही है, इस प्रकार बता देता है। तो ये होता है तर्क संगतीकरण, यानी कि तार्किकरण, युक्तिकरण, औचित्य स्थापन की विधि बोलते हैं इसको, यानी कि खुद की जो सफलता उसके वास्तविक कारण को छिपाएगा और जो भी वस्तु या पद है उसमें दोष लगाने का प्रयास करेगा कि ये सही नहीं है, ये जो नहीं बन पाता उसको कह देगा हाँ ये सही है। आगे देखो, समझौतावादी उपाय। किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ने पर वास्तविक वस्तु या परिस्थिति के स्थान पर अन्य वस्तु अथवा परिस्थिति से काम चलाना ही समझौतावादी उपाय है।
जैसे कि पेन नहीं चलने पर पेंसिल से ही काम चला लेना। ये उदाहरण भी लिख देती हूँ मैं, ठीक है। फिर देखो क्षतिपूर्ति पद्धति, 2-3 ये और रहे हैं। क्षतिपूर्ति पद्धति एक क्षेत्र की कमियों को दूसरे क्षेत्र में पूरा करना, समायोजन स्थापित करने का प्रयास करना क्षतिपूर्ति पद्धति है। यानी कि कोई व्यक्ति है, अगर उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर कोई कृत्रिम या बनावटी या अन्य तरीकों से करना क्षतिपूर्ति कहलाती है। कैसे? कोई बनावटी चीजें, जैसे आप ऐसे लो, कोई लड़की है और वो कद में क्या है, छोटी है, और उसको क्या चाहिए, मतलब उसकी हाइट ज्यादा हो, तो वो लड़की कद में छोटी है तो वो क्या करेगी, उसकी जगह अपनी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए क्या करेगी, सैंडल पहन लेगी, हील वाले सैंडल पहन लेगी। तो कद में छोटी लड़की का ऊंचे सैंडल पहनकर अपनी लंबाई की क्षतिपूर्ति करना, ये क्षतिपूर्ति पद्धति है। यानी कि एक क्षेत्र की कमियों को दूसरे क्षेत्र में पूरा करना, समायोजन स्थापित करना है। यानी कि किसी व्यक्ति की इच्छा पूर्ति न होने पर इच्छा की पूर्ति या तो कृत्रिम, बनावटी, अन्य तरीकों से करता है। ये लो, बस 2 ही तोड़ रहे हैं। कोशिश थी 30 मिनट में ही क्लास कंप्लीट हो जाए, बाकी तो ये 2-2, 3-3 घंटे तक मिलती होती होगी आपको क्लास। फिर प्रतिक्रिया निर्माण यानी कि विपरीत रचना, अपनी भावनाओं और व्यवहार के बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया विकसित करना प्रतिक्रिया निर्माण। जैसे देखो, एक सौतेली माँ जिसे अपनी सौतेली लड़की से नफरत है, लेकिन वह अपनी नफरत को मन में बंद करके उस लड़की के प्रति देखो बेहद स्नेह और प्रेम करती है। यानी कि अपनी भावना और व्यवहार के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया करेगी। है तो नफरत सौतेली माँ को उस लड़की से, परंतु उसको मन में बंद करके जो नफरत है, मतलब दिखावा करना, एक मतलब बेहद स्नेह करना, प्रेम करना, वो होता है प्रतिक्रिया निर्माण, विपरीत रचना। मान लो कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति बातें कर रहा है और उस व्यक्ति की बातें उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, तो वो मतलब हंसते हुए मुस्कुराते उस व्यक्ति की बातों को सुनना और उसमें हाँ से हाँ मिलाता रहेगा, वो होता है प्रतिक्रिया निर्माण, विपरीत रचना। फिर होता है वास्तविक अस्वीकरण। ये क्या है वास्तविक अस्वीकरण? यानी कि अप्रिय वास्तविकता से बचने के लिए व्यक्ति ही नहीं बल्कि अनेक प्राणी प्रयास करते हैं। कैसे? अप्रिय वास्तविकता से बचने के लिए देखो, जैसे बिल्ली को देखकर चूहा आंखें बंद कर लेता है और आंखें बंद करके समझता है कि दुश्मन से छुटकारा मिल गया। जैसे एक चोर है, चोर के सामने मान लो पुलिस आ जाता है, पुलिस को देखकर वो क्या करेगा, भागेगा या छिपने की कोशिश करता है, अभी कहाँ छिपूं, तो वो पुलिस से छुटकारा, मान लो उसको छिप जाता है तो इस प्रकार वो सोचता है कि पुलिस से मुझे छुटकारा मिल जाता है। वो होता है वास्तविक अस्वीकार। यानी कि अप्रिय जो वास्तविकता है उससे बचने के लिए व्यक्ति ही नहीं बल्कि कोई भी प्राणी, अनेक प्राणी क्या करता है, प्रयास करता है। प्रत्यक्ष उपाय और अप्रत्यक्ष उपाय हो गए। ये थोड़ा सा आक्रामक उपाय पद्धति भी देख लो, 2 है ये, इनके 2 तरह के होते हैं आक्रामक उपाय, इनको भी देख लो यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो। आक्रामक उपाय पद्धति देखो, जो आक्रामक उपाय पद्धति, इस पद्धति में व्यक्ति का आक्रामक जो रुख है, जो रवैया है वो अपनाता है और समायोजन स्थापित करने का प्रयास करता है। यानी कि जब एक व्यक्ति है वो अपनी जो भावनाएं हैं या अपना क्रोध है उसका प्रदर्शन उस व्यक्ति पर करता है, यानी कि जिस पर उसे क्रोध आया है, तो वो ही क्या है, आक्रामकता कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष आक्रामक यानी कि जो कि डायरेक्ट है, और अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट। देखो जो प्रत्यक्ष आक्रामक है, ऐसे लो, इनके उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण देती हूँ, जैसे कि आप लो ईंट का जवाब पत्थर से, यानी कि जिस व्यक्ति ने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है उस व्यक्ति से उसी प्रकार बदला लेना, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से बदला लेना। जैसे ईंट का जवाब पत्थर से देना, यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि सामने न आकर के प्रत्यक्ष। जैसे कि आप ऐसे लो कि कोई व्यक्ति है, जैसे पहले आप देखो अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय क्या है, यानी कि जिस व्यक्ति ने आत्मसम्मान को मान लो ठेस पहुंचाइए, जिस प्रकार से भी आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाइए ना, उस व्यक्ति से किसी अन्य तरीके से बदला लेना। जैसे कि आप ऐसे लो कि पापा है वो डांट देते हैं बालक को, अपने बच्चों को, पिताजी है ना, तो पापा के डांटने पर बालक का उस समय कुछ नहीं कहना, वो कुछ नहीं बोलेगा। पिताजी ने बालक को डांट दिया बहुत सारा, परंतु वो बदला कैसे लेगा, या तो उस पिताजी की कोई मतलब चीज छुपा देगा, या फिर मान लो उनकी गाड़ी है वो पंचर कर देगा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय, यानी कि जो सामने न करके बाद में करना। तो ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया। कोशिश तो यही थी आधे घंटे में ये टॉपिक हो जाए। नेक्स्ट अपने कुसुम आयोजन करेंगे दोस्तों, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी रात के बज रहे हैं 1 और पास में सो रहे हैं, आवाज आ रही होगी हस्बैंड की आपको, तो सोच रही थी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।